कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, या आपने उसका एक दूसरा नाम दिया था कि हमने वहाँ पढ़ा था कैथोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई थी। और आज बिल्कुल उसी का अपोजिट, उसी से कुछ सिमिलर भी है, उसी के जैसा भी है कि आप एक डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं कि हम प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे करते हैं या एनोड रेस की डिस्कवरी कैसे करते हैं। तो कई सारी बातें हैं, तो थोड़ा सा आप समझिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, ये तो आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या अगर आप सभी लोगों को याद हो तो इसे बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने बोला होगा कैथोड रेस या ये सारी बातें। जब आप इनकी डिस्कवरी को पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, मैंने प्रॉपर्टीज़ को बताया है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो आप टर्म देखेंगे वो टर्म देखेंगे, हम सभी लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। तो ये सारी की सारी बातें आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे एनोड रेस और कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। तो हम उन सिमिलरिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैथोड रेस में बताया है। जो लोग नए आए हैं मैं उनसे बस इतना निवेदन करूंगा, इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और आप उसे अच्छी तरीके से देखिए, तो आप सभी लोगों को वहाँ पे कैथोड रेस की प्रॉपर्टी समझ में आएगी। जैसी कैथोड रेस की है वैसे ही एनोड रेस की होगी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो जो चीज़ डिफरेंस रहेगा मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मेरे पास अगर आप सभी लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो आपके पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए, आपको मैं एक एक छोटी छोटी बातों को बता रहा हूं, आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे मैं दो साइंटिस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टीन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन क्या करता है, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेता है। जब भी आप सबके मन में डिस्चार्ज ट्यूब की बात आए या जब भी आप ये सोचें कि डिस्चार्ज ट्यूब वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसकी पूरी बात आप अच्छे समझिए। कुछ डिस्चार्ज ट्यूब में होता क्या है, आप बोलेंगे उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि आखिरकार डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पायरेक्स ग्लास होती है, कुछ इस तरह से एक ट्यूब होती है। उस डिस्चार्ज ट्यूब को आप बनाना सीखिए, समझिए। जो लोग नए आए हैं मैं उनके लिए बस इतना एडवाइस करूंगा कि वो इस चैनल पर एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका नाम ही है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज ट्यूब। आप वहाँ पे देखिए, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये आपके पास जो रहता है, हम सभी लोग इसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब, जिसे सिंपली आप शॉर्टकट में VT से शो करेंगे। इसका रोल होता है अंदर की एयर को निकाल लेना। क्यों होता है, क्योंकि जब आप अंदर की एयर को निकाल लेंगे तो जो प्रेशर होगा ट्यूब के अंदर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कितना प्रेशर कम होता है, इसी को मेजर करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मैनोमीटर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मैनोमीटर का क्या रोल है, तो आप बोलेंगे कि आपने जब एयर को निकाला तो यहाँ अंदर का प्रेशर कम हुआ, पर कितना कम हुआ इस बात को आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और आप समझिए, बहुत से लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि एयर के पार्टिकल निकल जाने से अंदर का प्रेशर कैसे कम होगा। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है
ट्यूब के अंदर एयर के पार्टिकल थे, वही प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। जब वही निकल जाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम सभी लोग ट्यूब के अंदर लो प्रेशर करेंगे। ये कंडीशन थी क्योंकि मुझे पता है कि गैस में नॉर्मली एक इंसुलेटर होता है। गैस एक क्या होता है, नॉर्मली इंसुलेटर होता है। गैस में आप करंट का फ्लो नहीं करा सकते हैं, लेकिन लो प्रेशर पे आप गैस में करंट का फ्लो करा सकते हैं। तो लो प्रेशर की बहुत जरूरत होती है। ये सारी बातें आप समझिए, मैं बार बार डाल लीजिए, आपका रिवाइज हो रहा है। अब इसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड सेट किए जाते हैं। एक का नाम एनोड होता है, एक का नाम कैथोड होता है। इस तरह से हम सभी लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे सेट किया है। जैसे ये आपके पास पूरा एक अरेंजमेंट है। अगर हम यहाँ से देखें तो एनोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड। कैथोड मतलब क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल वाला कैथोड। अब अगर हम यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार आप किसी को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी आपका इलेक्ट्रोड है, बात थोड़ा समझिएगा, ये भी आपका इलेक्ट्रोड है। अगर आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल दे रहे हैं तो हम सभी लोग इस इलेक्ट्रोड को क्या नाम देंगे, एनोड कहेंगे। इसे आप निगेटिव टर्मिनल दे रहे हैं तो ये हमारे सबके पास क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये तो पूरी डिस्कवरी जैसे इलेक्ट्रॉन की लग रही है। नहीं, आप थोड़ा सा डिफरेंस पाएंगे। वो डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। गोल्डस्टीन ऐसा ही एक डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप बनाया। उस डिस्चार्ज ट्यूब के सेटअप में उसने एक चेंजिंग किया। चेंजिंग ये किया कि ये जो कैथोड है ना, इस कैथोड को ऐसा लिया उसमें छोटे छोटे होल रहेंगे। ये कैथोड कुछ इस तरह से था कि उसमें छोटे छोटे क्या रहेंगे, होल रहेंगे। और होल को हम सभी लोग कैनॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनॉल्स बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ये पूरा सेटअप यही एक चेंजिंग किया गया था और कोई चेंजिंग नहीं किया गया। कैथोड यहाँ पे होल जैसा रहता है। कैथोड में बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं और उन होल्स का क्या रोल होता है वो आगे चल के आप देखेंगे। होल को हम सभी लोग कैनॉल कहते हैं। ये चीज आप याद रखिए। आपने जैसा वहां पिछली बार कहा था कि हम सभी लोगों को जो सप्लाई देने वाली होती है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है। और आपने देखा भी होगा 10 kV से लेके 30 kV के बीच में आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं। और नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे वो 10 kV से लेके 15 kV के बीच में किया जाता है, यानी 10,000 वोल्ट से लेके 15,000 वोल्ट तक। ये पूरा आपका सेटअप तैयार हो गया। अब क्या करना है उसको देखना। जब ये सेटअप तैयार हो गया, ये गोल्डस्टीन ने तैयार किया, इसमें हल्की गैसों को भरा। ध्यान दीजिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसमें जो है लाइट गैसेस फिल हुई। अब याद रखिएगा ऐसी गैसें थी जो आपस में रिएक्शन ना करें, यही एक कंडीशन थी। आप गैस कोई भी फिल करिए, गैस का मिक्सचर फिल करिए या इकलौती गैस फिल करिए, लेकिन याद रखिए कि वो किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन ना करें। ऐसा भी मत कहिए मैं एयर को 100% नहीं निकाल सका हूं। ऐसा भी ना हो कि गैस एयर से रिएक्ट कर ले, या ऐसा भी ना हो कि गैस का मिक्सचर आपस में रिएक्ट कर ले। ये नौबत ना आए, ये कंडीशन ना आए। गैस यहां जो भी रहे सब इंडिपेंडेंट रहे, सब एकदम फ्री रहे, कोई किसी से मतलब या रिएक्शन ना करे। ये बात आप जरूर याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये आपके पास पूरा सेटअप गोल्डस्टीन ने सेट किया। तो उसे क्या मिलता है, ऑब्जर्व क्या करता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ऑब्जर्व वो ये करता है कि जब मैं इसको वोल्टेज सप्लाई नहीं करता हूं तो ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब में अंधेरा छाया रहता है, डार्कनेस रहती है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये तो बात आपने इसके पिछले वाले वीडियो में बनाया था। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने वहां भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं। जब आप यहां पे वोल्टेज सप्लाई करते हो, भी हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी चमक मिलती है, यहां पर भी ब्राइटनेस बनती है। पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पर जो ब्राइटनेस बनती है, जो कैथोड आपके सामने दिखाई दे रहा है, कैथोड आप देख रहे हैं, इस कैथोड के पीछे आपको मैं बता दे रहा हूं, ये जो पार्ट है, जो हिस्सा है, यहां पर आपको चमक दिखाई देती है, यानी यहां पर भी ब्राइटनेस मिलेगा। पर ध्यान रहे कैथोड की क्या होता है, पीछे मिलता है। तो मन में आता है कि कैथोड के पीछे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि सामने से कोई ना कोई चीज आ रहा है
और इन होल को पार करते हुए इस दीवार पे जाके टकरा रहा है। तो सामने क्या था देखो जरा, एनोड। सामने क्या था देखो जरा, एनोड। तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे साइंटिस्ट ये बोल दिया, जैसे होता नहीं, कुछ लोग होते हैं सोचते समझते कुछ नहीं, किसी से कंपेयर करके तुरंत बक देंगे, ऐसा ही इसने किया गया है कि उसने ये डायरेक्ट बोल दिया भाई एनोड से कुछ रेज निकल रही हैं और वो रेज इन होल को पार करते हुए आगे पीछे जाके दीवार पे टकरा रही है। तो इस तरह से इनके कहने का मतलब क्या है कि एनोड से कुछ रेज क्या हो रही है, निकल रही हैं और वो रेज जो है इस होल को क्रॉस करते हुए पीछे जो दीवार है उस पे जाके क्या हो रही है, टकरा रही हैं और वहां पे चमक बना रही हैं। तो ये रेज साइंटिस्ट कह रहा है एनोड से निकल रही हैं, इसलिए हम सभी लोगों ने कुछ दिन तक तो इसका नाम रखा एनोड रेज। क्या नाम रखा गया, एनोड रेज। ठीक है। हाँ, इसका एक नाम और बहुत फेमस हुआ क्योंकि इस रेज की प्रॉपर्टी ये है कि ये रेज होल को पार कर रही है और तब जाके दीवार को टकरा रही है। तो होल को हम क्या कहते हैं, कैनॉल कहते हैं। इस वजह से हम सभी लोग इसे कैनॉल रेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रेज आपके पास है वो एनोड रेज या फिर क्या होगा, कैनॉल रेज। यहां तक का जो सफर था ये गोल्डस्टीन का था, यहां तक का जो सफर था वो गोल्डस्टीन का था। अब एक साइंटिस्ट आता है और वो इसके नेचर के बारे में जानता है। तो मेरा आप सेकंड जो हेडिंग होगा वो ये रहेगा, क्या, नेचर ऑफ एनोड रेज या कैनॉल रेज। यहां पे आप ध्यान दें, CR मतलब कैथोड रेज नहीं है, मैं इसका पूरा नाम फिर से लिख दे रहा हूं, कैनॉल रेज ये चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। कैनॉल मतलब होल होता है, होल को पार करके गया है इसलिए कैनॉल रेज बोला गया है। ठीक है। अच्छा, एक छोटी छोटी बातें आप समझिए। मैंने जब कभी भी किसी का नेचर बताने की बात किया है तो साइंस में क्या कहा गया था, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में रूल बताया था। कोई भी रेज रहेगी, अगर आप उसका नेचर पहचानना चाहते हैं तो आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में भेजिए। अगर वो स्ट्रेट निकल जाती है तो आप समझना न्यूट्रल है, पॉजिटिव की तरफ जाती है तो निगेटिव है, निगेटिव की तरफ जाती है तो पॉजिटिव है। बिल्कुल वैसे ही एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाइन, पीने वाला नहीं, साइंटिस्ट का नाम है क्या, वाइन। वाइन ने क्या किया था, इस रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया। जैसे मान लीजिए ये आपके पास मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास क्या है, एनोड रेज है। ये वाइन क्या करता है, इस एनोड रेज को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराता है। तो इसने ऑब्जर्व क्या करा, ऑब्जर्व ये करा कि ये रेज सीधी नहीं गई। सीधी ना जाने का मतलब क्या निकलता है। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कैसे पता चला कि सीधी नहीं गई, तो उसके लिए भी सेटअप तैयार किया गया था। यही ऊपर एक फोटोग्राफिक फिल्म, आप समझिएगा, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी जाती है। फोटोग्राफिक फिल्म पे जब कोई रेस टकराती है तो ब्लैक हो जाता है। देखते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कोई रेज आ ही नहीं रही है। इसी से पता चला कि सीधी नहीं जा रही है, जा कहां रही है, थोड़ा सा आप इनको समझिए। तो ये देखता है कि ये जो निगेटिव आपके पास फील्ड होती है यहां चमक बन रही है, मतलब ऐसा लगा कि ये रेज आपका इस निगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। यानी कुल मिला के आप समझिए तो आप ये कहेंगे, वाइन का ये कहना है बेटा कि जब मैं एनोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराऊंगा तो वो एनोड रेज जो है सीधी नहीं जाती है। इससे क्लियर है कि इस पे कोई ना कोई चार्ज है, न्यूट्रल तो नहीं है। अब कौन सा चार्ज है देखिए किसकी तरफ गई है, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि ये जो एनोड रेज है निगेटिव फील्ड की तरफ गई है। अब निगेटिव फील्ड की तरफ जाने का मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ये बात बोल सकते हैं जो एनोड रेज है कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसको आगे चल के मॉडिफाई करके इस लैंग्वेज में बोला गया कि एनोड रेज इज मेड बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बोला गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज
पार्टिकल वर्ड आ गया, तभी वहां पे साइंटिस्ट ने बोला ऐसा है आप रेज मत कहिए, रेज कहना थोड़ा सा गलत है। अब वास्तविकता क्या है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि कैथोड रेज होता ही नहीं है, आज फिर मैं बोल रहा हूं एनोड रेज होता ही नहीं है, बस एक तुक्का लग गया था, रियलिटी यही है कि एनोड रेज होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई पहले किया गया कि भाई आप इनको एनोड रेज ना कहकर आप इन्हें एनोड पार्टिकल बोलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, सो एनोड पार्टिकल ज्यादा बेटर है एनोड रेज के कंपेयर में। बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी जो मैंने एक लाइन बोल दिया कि एनोड रेज होता ही नहीं है, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे इतनी देर से बता क्या रहे हैं। मैंने आपको एक बात बोला था, अगर आपको याद हो, जब इसको अच्छी तरीके से डीपली बहुत ज्यादा गहराई से स्टडी किया गया तो ये पाया गया जब इनमें हाई वोल्टेज सप्लाई की गई तो ये जो गैस थे ना, ये जो गैस के एटम थे ये आयन में कन्वर्ट हो गए थे। ये जो एटम थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? आयन में कन्वर्ट हो गए थे। और जब आयन में कन्वर्ट हो गए थे तो वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बना था। मैंने आपसे छोटी सी बात ये पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बना था। तो बिल्कुल उसी आयोनाइजेशन की वजह से सारी कहानी होती है, पर आप इन्हें अच्छे से देखिए। इसके लिए एक छोटा सा मैं वीडियो और बनाऊंगा और आप सभी लोगों को आयोनाइजेशन ऑफ गैस अच्छे से समझ में आएगा। वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैं उसको एक छोटे से वीडियो में आपको समझाऊंगा। आप इतना समझिए कि इन्हें एनोड पार्टिकल कहना या कैनोल पार्टिकल कहना ज्यादा अच्छा लग रहा है रेस के कंपेयर में। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? ठीक है, ये तो हो गई डिस्कवरी किसका? एनोड रेस का या कैनोल रेस का। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे समझा गया था उसके लिए एक बात ये बताई गई भाई कि हम सभी लोगों को, पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, जैसे मान लीजिए आप यहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज में मैंने आपसे क्या बोला कि इनकी सेम प्रॉपर्टी है कैथोड जैसी, पर कुछ डिफरेंस प्रॉपर्टी भी रखते हैं। वो कौन सी होती है मैं उनको बता रहा हूं। सेम प्रॉपर्टी क्या थी? जैसे आपने सुना था कैथोड रेज स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, ये भी बना हुआ है। कैथोड रेज में कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है, इसमें में भी है। वो किसी दीवार पे टकराता है तो हीट बनाता है, ये भी बनाएगा। वो गैस को आयोनाइज करता है, ये भी करेगा। फोटोग्राफिक फिल्म को ब्लैक करता है, ये भी करेगा। फ्लोरोसेंट मटेरियल पे चमक बनाएगा, ये भी करेगा। बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका इफेक्ट होता है, ये भी होगा, पर थोड़ा सा अपोजिट होगा। केवल आपको मैं दो डिफरेंस बता रहा हूं, आप याद रखेंगे। सिमिलरिटी बिल्कुल वैसे ही है, तो टाइम वेस्टिंग ही लगेगा मुझे। जो डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं। डिफरेंस नंबर 1 तो ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराएंगे तो ये निगेटिव की तरफ जाता है और वो था पॉजिटिव की तरफ जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप याद रखेंगे। जो कैथोड रेज हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन नेचर ऑफ गैस। मतलब कहने का है कि कैथोड रेज गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये है, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस मान लीजिए लिया तो आयोनाइजेशन के बाद ये सिचुएशन मिलेगी। हीलियम गैस आपने लिया तो आयोनाइजेशन के बाद ये सिचुएशन मिलेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए आपने देखा था कि गैस कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए बोला गया कैथोड रेज होता है वो कभी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। गैस कोई भी रहेगी, कैथोड रेज मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब हम एनोड रेज के बारे में समझते हैं तो थोड़ा सा आप समझिएगा। एनोड रेज जो होता है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस। ये गैस के नेचर पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। कैसे, मैं उसको समझा रहा हूं। जैसे आप इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले लीजिए, ये H+ बना और यहाँ इलेक्ट्रॉन। हीलियम के लिए देखिए तो ये He+2 बना और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल, ये आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल है। और अगर हम ये पॉजिटिव पार्टिकल कह रहे हैं तो अब आप थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं, H+ और He+2 में तो अंतर है ना। H+ और He+2 क्या है? डिफरेंट है।
बोथ पॉजिटिव पार्टिकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो हम बोलेंगे जो पॉजिटिव पार्टिकल की डिस्कवरी हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर डिपेंड करती है कि आपने गैस क्या लिया। गैस अलग कर देंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए बोलना है कि एनोड रेज जो होता है गैस की नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब लग रहा होगा प्रोटॉन की कब बताएंगे, तो मैं बता ही देता हूं। जब साइंटिस्ट ने गैस कौन सी भरा था, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में जो पॉजिटिव पार्टिकल मिला था, इसी पॉजिटिव पार्टिकल को साइंटिस्ट ने नाम दिया था प्रोटॉन। इसी को क्या नाम दिया गया था, प्रोटॉन। ठीक है, अब ऐसा भी मन में आता है कि हाइड्रोजन के ही रेस्पेक्ट में क्यों दिया गया था, औरों के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं दिया गया था। तो उसका एक लॉजिक इन्होंने बनाया। क्या, मैं उसको यहीं पे बता देता हूं। एक छोटा सा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देखिए, स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है कि ये एक रेशियो है चार्ज और मास का। किसका रेशियो है, चार्ज और क्या है, मास का। आपने बहुत देखा होगा Q/m करके ऐसा फॉर्मूला रहता है स्पेसिफिक चार्ज। अब आप देखिए यहां m पर जाइए, सबसे स्पेशल क्या है, m पर जाइए। मास, तो अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो सबसे हल्की तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है, इसका मास क्या है, बहुत कम है। मास अगर इसका कम है तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो साइंटिस्ट ये बोलता है कि हाइड्रोजन गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस वजह से हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव पार्टिकल बन रहा है हम उसे प्रोटॉन कहेंगे, उससे हम पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन कहेंगे। इसी वजह से जब कभी भी आपको प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन करना हुआ तो आप सभी लोग प्रोटॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 1H1 जो सिंबल होता है किसका, प्रोटॉन का, या 1P1 ये जो सिंबल होता है किसका, प्रोटॉन का। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आई होगी। मैं एक बात फिर से बोल दे रहा हूं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी और एनोड रेज की प्रॉपर्टी में सब सिमिलर है, कुछ डिफरेंट था मैंने आपको बता दिया। कैथोड रेज गैस पे डिपेंड नहीं करेगी, कोई भी गैस रहेगी निगेटिव पार्टिकल सेम नेचर का रहेगा। लेकिन एनोड रेज जो होता है गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग गैस के लिए अलग अलग नेचर का पॉजिटिव पार्टिकल रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये डिस्कवरी है किसकी, प्रोटॉन की। आपको समझ में आया होगा, आप अच्छी तरीके से इसको देखिए, समझिए। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, भोजन 2 टाइम कम करिए चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर करिए, ताकि और लोगों के पास इसका पहुंचे और अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई चल सके। आज से कंटिन्यू आपको मैं वीडियो दूंगा, आज से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का वीडियो आपको मिलेगा। मैं आपको इतना बता रहा हूं, आप अच्छी तरीके से समझिएगा। थैंक यू।